नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगे के लिए। पर प्रिपरेशन करते समय आप लोगों को ये बात दिमाग में आ रही है कि अपना एमएससी में एडमिशन कब होगा, कैसे होगा? और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया एंट्रेंस हुए, क्योंकि इसका एंट्रेंस अभी 2 अक्टूबर को हुआ था। तो 1 अक्टूबर को हुआ था, तभी से आपको ऐसा लग रहा है कि यार कब इसकी लिस्ट आएगी, कब एडमिशन आएगा, कैसे क्या होगा? आपको ये बार-बार दिमाग में बातें आ रही है कि इसका एडमिशन प्रोसेस कैसा है? क्योंकि थोड़ा-सा अलग सिस्टम चल रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपका डीयूटी का जो स्कोर कार्ड है, वो आ गया है। और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कब इसकी रैंक लिस्ट आएगी, कब एडमिशन लिस्ट आएगी, तो इसका तो डीयूटी ने एक शेड्यूल जारी कर दिया है। तो अभी आज की इस वीडियो में अपन ये बातें जानेंगे, कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है एडमिशन से पहले, किन किन बातों का आपको पता होना चाहिए। अभी प्लेसमेंट सेल का क्या रोल होता है, हॉस्टल कैसे मिलता है, एडमिशन की कितनी लिस्ट आती है, कट ऑफ क्या रहेगी, रैंक का क्या इंपॉर्टेंस है, कॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब बातें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ तो आपको जैसे एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जो एनटीए है वो डीयूटी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो एनटीए का काम अभी कंप्लीट हो चुका है। पहले क्या होता था कि जब एनटीए एग्जाम करवा देता उसके बाद एनटीए जैसे अभी आप फाइनल आंसर की आती, और फाइनल आंसर की के बाद क्या करता, एनटीए एक लिस्ट जारी करता। उस लिस्ट में क्या होता, नाम होते सबके और मार्क्स होते। अभी इस बार क्या कर दिया है, जैसे मेरे को लग रहा है कि इस बार ऐसी लिस्ट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि डीयूईटी ने जो फाइनल आपका स्कोर कार्ड जारी करा है, तो स्कोर कार्ड में क्या होता है, आप खुद ही अपने मार्क्स देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल होती है जो आप लगाओगे और अपने स्कोर कार्ड देख सकते हैं। इस लिस्ट में क्या होता था, ये सबके लिए ओपन होती थी, तो सब लोग हर किसी के मार्क्स देख सकते थे। तो इसको देखते हुए प्राइवेसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा, सबका अलग अलग स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया। तो अभी आप सब लोगों को अपने मार्क्स पता लग गए। अब क्या होगा, जैसा अब तक शेड्यूल डाला है उसके अकॉर्डिंग ही लग रहा है कि अभी सिर्फ और सिर्फ सीधा डीयूईटी क्या करेगा, एडमिशन लिस्ट जारी करेगा। अब एनटीए का काम खत्म हो गया है, इसीलिए क्या हुआ, ये शेड्यूल जो जारी करा है ये आपने देखा होगा कि ये डीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ना कि एनटीए ने जारी करा है, ये डीयूईटी ने जारी करा है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला है उन्होंने डाला है, क्योंकि अब सारा काम डी अब आपको जो भी अपडेट मिलेंगे, जो कुछ भी अपडेट आपको लेने होंगे डीयूईटी से रिलेटेड, यानी कि डीयू एडमिशन से, वो सारे सारे अपडेट आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको अब डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेंगे, जो कि क्या है, du.maths.ac.in। वहाँ पे आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर का प्रोग्राम है, जो एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्लासेस स्टार्ट, उसका प्रोग्राम भी आपको इस वेबसाइट पे उन्होंने लिंक डाल रखी है। तो अब जो भी काम होगा, अब सारा का सारा काम कौन करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी करेगा, डीयू करेगा। अब एनटी का काम खत्म हो गया। एनटी क्या था, एक ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट था। तो ये तो इसका क्या प्रोसेस हो गया। अब जो भी काम होगा डीयू, तो अब आप अपने डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की वेबसाइट को आपको विजिट करना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी कि अभी रैंक लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, अब सीधी डायरेक्ट एडमिशन लिस्ट आएगी जो कि डीयू जारी करेगा। ठीक है। और जो शेड्यूल दे रखा है उन्होंने, वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि पहली लिस्ट है वो 17 नवंबर को आएगी, और फिर लिखा है डिपार्टमेंट कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव। इसका मतलब ये कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम आएगा उनके पास मेल आ जाएगा। उस मेल पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो बता देंगे आपको। जो जो कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना आपको। और कॉलेज की वेबसाइट पे जाके क्या होगा कि वहाँ पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट वो लोग मांगते हैं वो आप अपलोड कर दोगे, और फिर वो वेरीफाई करेंगे। वहाँ पे लिखा होगा प्रोसेसिंग, तो वो लोग वेरीफाई कर देंगे और अप्रूव कर देंगे। उसके बाद आपको फीस पे करने का एक बटन आ जाएगा, तो आप फीस पे कर सकते हैं। किस कॉलेज की कितनी फीस है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, सारी सभी कॉलेजों की फीस के बारे में। तो ये तो बात होगी आपकी 17 नवंबर को आएगी, 18 से 22 23 तक का इसका सिस्टम चलेगा। फिर 26 नवंबर को दूसरी लिस्ट आएगी, 30 नवंबर तक चलेगा इसका। और फिर ये चलेगा आपका 7 दिसंबर तक। तो ये तो कंफर्म होगा कि 3 लिस्ट तो आएगी ही आएगी, इसके बाद की लिस्ट भी और आ सकती है, अगर मतलब जरूरी हुई कि जो अगर सीटें फुल नहीं हुई तो बाकी लिस्ट भी आ जाएगी। तो 3 लिस्ट तो कंफर्म आएगी। अब यहाँ पे बात ऐसी हो रही है, कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यार 1 दिसंबर से तो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ये 7 दिसंबर, तो ऐसा चलता है। जब लास्ट लिस्ट आती रहती है तो कई बार ऐसा होता है कि लिस्ट वो 25 दिसंबर तक भी आ जाएगी और क्लासेस चलती रहेगी। तो जो स्टूडेंट बाद में आते हैं उनको खुद से ही कवर करना पड़ता है। तो ये तो बात होगी प्रोसेस की। और एडमिशन प्रोसेस कॉलेज कैसे मिलेगा, तो जो आपने प्रेफरेंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स हैं, और उसी के आधार पर आपको क्या मिल जाएगी, कॉलेज मिल जाएगी। और फिर जो सेम ये प्रोसेस जो दे रखा है ये प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैंने तो डिपार्टमेंट ऑफ, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स हमने सेलेक्ट करा, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो भी कॉलेज मिलती है आपको, उस कॉलेज को आपको एक्सेप्ट करना है और आपको फीस पे करनी है। क्योंकि कॉलेज का कोई रोल ही नहीं है, कोई कोई रोल नहीं है कॉलेज का। हम अभी बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलेज में अपन देखेंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं, जैसे मान लो किसी के 90 के अराउंड मार्क्स हैं, उसको लगता है कि यार मेरे को तो नहीं, मेरे को तो हिंदू ही चाहिए, ऐसे मन में है कि नहीं हिंदू होना चाहिए, मन में है कि मेरे को हंसराज होना चाहिए, अगर उसको नीचे मिलती है तो वो अपग्रेड करा सकता है। क्योंकि अभी तो क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन में ये होता था कि आपको उस कॉलेज में जाके फीस जमा करवानी पहले, और फिर उस कॉलेज से डॉक्यूमेंट लेके आपको जो कॉलेज बाद में लौटा उसमें जाना। तो अभी ये झंझट तो होगा नहीं, क्योंकि अभी ऑनलाइन चल रहा है, तो आपको ये सब तो करना नहीं पड़ेगा। तो आप अपग्रेड कराना चाहें तो करवा सकते हैं, पर कोई भी मतलब नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पहले भी यही बताया था, जब आपने चॉइस फिल करी थी वो फीलिंग ऐसी होनी चाहिए
कि जो नॉर्थ कैंपस की कॉलेज है वो नॉर्थ कैंपस के नज़दीक में होनी चाहिए, और साउथ वाली साउथ के नज़दीक में होनी चाहिए, वो कॉलेज आपको फिल करनी है। पर नॉर्थ में तो सारी कॉलेज ही क्या नज़दीक है, बस एक जाकिर हुसैन कॉलेज है और एक आईपी कॉलेज है गर्ल्स के लिए। ये दो थोड़ी सी दूर पड़ती हैं, तो ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ती, वैसे भी आपको 4 या 5 बार जाना पड़ता है, तो कोई मैटर नहीं करता। तो कॉलेज अलॉट हो जाएगी, उसके बाद आपको ये प्रोसेस करना होता है। तो ये तो आपका क्या हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया, और अभी एनटीए का काम खत्म हो गया, तो सारी लिस्ट आपको वहाँ पहुँच जाएगी डीयू की, और डीयू जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर डालता रहेगा। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलेज की मैंने बता दी कि कॉलेज का कोई भी मतलब रोल नहीं है, सारा का सारा काम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लिखा हुआ ही आता है। जहाँ पे आपकी अगर डिग्री आएगी उसमें जरूर कॉलेज का नाम आएगा, पर सारा सबको पता है कि मास्टर्स में हमेशा डिपार्टमेंट ही रहता है, भले कोई भी कोर्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, सबका यही प्रोसेस रहता है, तो वो डिपार्टमेंट का ही काम रहता है। तो कॉलेज का कोई रोल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर आपको ऐसे लग रहा है कि चूज करने का मौका मिलता है, तो मैं तो ऐसे बोलूंगा जिसकी फीस सबसे कम हो वो आपको कॉलेज चूज करनी है, और फीस किसकी कम है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो बात होगी, कॉलेज का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे बार बार ये लोग पूछ रहे हैं कि मेरे को हिंदू मिल जाएगी क्या, इसमें मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी क्या, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको एडमिशन मिल जाएगा क्या, बस एडमिशन मिलने पे फोकस होना चाहिए। और बाकी आप, मैंने बता रखा है कि नेट की तैयारी करते रहे साथ में। तो ये तो बात होगी कॉलेज की। अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट सर, कुछ लोगों की बार बार कि सर डीयू में प्लेसमेंट, अभी कट ऑफ की बातें भी करेंगे, बहुत से लोगों की कि सर इतने में कट ऑफ क्या होगा, तो कट ऑफ की बात भी मैं बताऊंगा, और जो कि मैंने पहले बता भी चुका हूँ, फिर भी बात कर लेंगे। प्लेसमेंट सेल का ऐसे रहता है कि अनन्या प्लेसमेंट सेल है डिपार्टमेंट का। तो आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचें, क्योंकि जैसे ही एडमिशन होता है वो आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो उस प्लेसमेंट सेल को आप ज्वाइन कर लें, जो लोग जो प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड है। तो उस प्लेसमेंट सेल को ज्वाइन करने के बाद आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी, क्योंकि अब बहुत से लोगों की ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि सर डीयू में एडमिशन लें या बीएचयू में ले, प्लेसमेंट किस में अच्छा होता है। तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट डीयू में ही अच्छा होता है। इसका लॉजिक ये भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, स्टेटिक्स वाला और मैथ्स वाला, ये क्या है कि एक ही बिल्डिंग में कंबाइंड, एक ही साथ इनके जो फैकल्टी रूम है वो सब एक ही बिल्डिंग में बने हुए हैं। तो ऐसा है कि जैसे ऊपर ओआर का स्टैटिक्स का, नीचे मैथ्स का है, तो ऐसे चलता है। तो जो भी कंपनी विजिटिंग होती है वो सबके लिए आती है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनके अकॉर्डिंग ये प्लेसमेंट सेल आप ज्वाइन कर रखा, तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो लोग प्लेसमेंट सेल के लिए इंटरेस्टेड है वो इसको जरूर ज्वाइन करें, जाते हैं आपको पता लग जाएगा क्या करना है। तो प्लेसमेंट सेल अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको डीयू में। और जिन लोगों को आगे मैथ्स पढ़नी है, पीएचडी करनी है, उनके लिए तो और भी अच्छा है। तो ये तो प्लेसमेंट सेल की बात थी कि प्लेसमेंट सेल इंपॉर्टेंट है, जो लोग प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड है वो इनको जरूर ज्वाइन करें। अब मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ मैंने पहले भी बता रखा था कि अब बार बार यही मैसेज आ रहा है कि सर इसके मिनिमम, कुछ लोग ऐसे बोले कि सर मिनिमम मार्क्स बताओ। अब मिनिमम मार्क्स मैं तो डीयूटी कट ऑफ डिसाइड कर नहीं रहा कि मिनिमम मार्क्स बता दूं, पर एक आइडिया जो कि पीछे का है, और जो मुझे आपके नंबर देख के लग रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस जो मैंने पहले बताया वही अब है, वो मैं बता सकता हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा रखने का। अब ये तो है नहीं कि ये एकदम से फिक्स है, पर ये श्योर है कि इससे मतलब ऊपर है तो वो कन्फर्म आपका एडमिशन श्योर है। जैसे मान लो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जनरल की अगर आपके 75 है तो सेकंड थर्ड लिस्ट में आपका 75 ऊपर है, तो श्योर मानो उनका एडमिशन 100% हो जाएगा। अब ये 75 को ऐसे नहीं कि ये लोहे की लकीर यही है कि फिक्स है, हो सकता है 73 पे भी हो जाए, 72 पे भी हो जाए, 70 पे हो जाए, पर इनका मैं श्योर नहीं बोल सकता। पर इससे ऊपर श्योर है, यही बात ओबीसी में से बोल सकता हूँ कि 60 से 65 के बीच में आपका श्योर है। अब ये हो सकता है 58 भी चला जाए, 59 भी चला जाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना। कुछ लोग जैसे कईयों का भी जल्दी हो कि तो वो सीयू में ले लेंगे, कुछ सोचते हैं कि मैं मेरे घर के पास में हूँ, दूर मुझे नहीं जाना। जैसे दिल्ली का जो भी स्टूडेंट दिल्ली का, वो दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहता, तो वो दीव को नहीं छोड़ेगा। अब कोई ऐसा सोचता है कि कोई दूर का है कहीं पे, तो वो बाहर कहीं भी जा सकता है। कोई हरियाणा का है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का, वो सोचता है चल यार पंजाब में पढ़ लेते हैं, बाहर नहीं जाएंगे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। और कुछ ऐसे भी तो स्टूडेंट होंगे जो बीएचयू में भी हैं, डीयू में भी हैं, सीयू सीटी में है और टॉप कर रहे हैं। तो कुछ बीएचयू में जाने वाले भी होंगे, किसी के बीएचयू नज़दीक रहता है, वो बीएचयू भी किसी की ना किसी की तो प्रेफरेंस रही होगी, तो इसलिए वो वहाँ चले जाएंगे। तो ऐसा भी फर्क पड़ता है। और ईडब्ल्यूएस का मैटर सेम से रहता है, ये 65 मान सकते हो आप। एससी एसटी में मैं से मान सकता हूँ कि 40 नंबर के राउंड आपका एडमिशन इजीली हो जाना चाहिए थर्ड लिस्ट तक। एससी में थोड़ा सा ज़्यादा मान लो, एसटी में थोड़ा कम कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एसटी में तो ऐसे 28 नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है एससी एसटी, तो ये तो कम में भी हो सकता है, क्योंकि आप 10 क्वेश्चन तो सही कर सकते हो यार। 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कि जो बहुत ईजी होते हैं। तो 10 में से आपको 10 ही क्वेश्चन सही करना होता है, 40 नंबर। आपको बस चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, बस इतना सा काम होता है। मेन कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर जनरल और ओबीसी का रहता है, ईडब्ल्यूएस की सीटें कम रहती थी, ज़्यादा नहीं रहता है। और मैंने कैटेगरी वाइज सीटें का भी डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा, आप तो वहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि मतलब कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं, तो वो भी आप आइडिया ले सकते हो। पर ऐसे मान के चलो जैसे ईडब्ल्यूएस के तो 65 प्लस ऐसे मानो कि थर्ड लिस्ट तक उनके एडमिशन होने के पूरे पूरे चांस है। ये आइडिया है, ये 2020 की कट ऑफ के बेसिस पे बना है। और 2020 की कट ऑफ से तो ये 100% श्योर है कि इसकी कट ऑफ थोड़ी तो डाउन जानी, क्योंकि ये पेपर 2020 वाला, 2021 वाले पेपर की बात करें तो ये वाला टफेस्ट लेवल था, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी डाउन जाने के चांसेस है। और बहुत से लोगों के अभी जो स्कोर कार्ड आया है उसमें मार्क्स में चेंजमेंट भी आ गया, किसी के बढ़ गए, किसी घट गए, तो ये भी वेरिएशन भी थोड़ा डिपेंड करेगा, इम्पैक्ट डालेगा कट ऑफ पे। पर
ये है कि इनसे ऊपर वाले हैं वो श्योर है। अब मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, तो मिनिमम मार्क्स कोई नहीं बता सकता कितने चाहिए। कई बार क्या होता है जनरल में भी, यहाँ पे मान लो ऐसे 65 में हो जाए तो फिर मेरे को बोलेंगे सर आपने तो 75 बताए थे, मेरे तो 65 में हो रहा है, मेरे दोस्त का तो 64 में ही हो गया। तो वो कुछ उनके जो एडिशनल सर्टिफिकेट भी लगाते हैं, कोई स्टूडेंट छोड़ के ही चला जाता है, तो लास्ट में कुछ बच्चों को ध्यान नहीं देता। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि 7 लिस्ट भी आ जाती है, तो 7th लिस्ट में कोई सीट छोड़ के चला जाता है, तो लास्ट में उसको मिल जाती है सीट ऑब्वियसली। तब तक आप लोग कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हो तो फिर आते नहीं है, तो कम मार्क्स वाले का भी हो जाता है। पर ये है कि ये मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर शोर, अब सबका तो ऐसे मतलब पता नहीं लगता ना कि कुछ लोग तो मार्क्स बताते भी नहीं है सही कि इसके इतने हैं। अब जैसे आपको मैं बता दूं, जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी जहाँ तक मुझे लगता है उसका नाम हर्षिका होगा, और 134 मार्क्स हैं, और वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी है, वहाँ पे क्लासेस सब चल रहा है। तो 134 है, तो ये तो फर्स्ट रैंक वाला हट ही गया। तो ऐसे स्टूडेंट और भी होंगे जो कहीं ना कहीं सेट हो चुके हैं, तो वो डिपेंड नहीं करता है। तो ये कुछ बात थी कट ऑफ की जो अपन पहले कर चुके थे और आपको पता लगा होगा। अब बात करते हैं अपन हॉस्टल की, कि हॉस्टल किसको मिलता है, ये भी है। तो हॉस्टल डीयू में मिलने के चांसेस बहुत कम है। सबसे नेगेटिव पॉइंट डीयू का ये बस यही है कि हॉस्टल नहीं मिलता, बाकी इसके बराबर आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। जितने सब्जेक्ट यहाँ पढ़े जाते हैं, कि जो वेरिएशन ऑफ सब्जेक्ट है, वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट है, वो बाकी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है जितने डीयू में। और फैकल्टी वैकल्टी वो तो सब आपको पता ही कि अच्छा होना ही है ऑब्वियसली। और आप लोग सोचते हो कि NIRF रैंकिंग है कौन सा कॉलेज अच्छा है, इसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि DU BHU हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जामिया, ये सब में, JNU में कौन से में जाना चाहिए आपको, किसकी NIRF रैंकिंग कैसे डिसाइड होती है, क्या होता है। अगर वो आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं आपको वो सारा कंपेयर बता दूंगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो DU में नेगेटिव पॉइंट के मामले में ये आता है कि सबको हॉस्टल अलाउ नहीं होता है। DU में हॉस्टल सब उसी को अलाउड होता है जो मेरिट बेस पे और इंट्रेंस पे, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में जिसकी फर्स्ट फर्स्ट, जैसे मेरिट में बॉयज़ की फर्स्ट रैंक है, गर्ल्स में जिसकी फर्स्ट रैंक है, एंट्रेंस में बॉयज़ की फर्स्ट रैंक है, और गर्ल्स में बॉयज़ की फर्स्ट रैंक है। ये चार को तो अलाउ हो जाता है, इनके तो पूरे चांस 100% चांस मानो कि इनको तो हॉस्टल मिलता ही मिलता है। बाकी कोई कैंडिडेट अगर SC ST का होता है, उसकी रैंक ऐसे मानो 10-20 रैंक है, अच्छी रैंक है, तो उसको मिलने के चांस है, पर नॉट श्योर कि इनको मिल ही जाए। कि सीटें नहीं, कितने सारे डिपार्टमेंट आप सोच के देख सकते हो कि 90 90 से प्लस डिपार्टमेंट है DU में, 90 प्लस डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट बता रहा हूँ मैं, ना कि कॉलेज में। स्टूडेंट की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पर 90 डिपार्टमेंट है, फैकल्टी। आप जाओगे तब आपको पता लगेगा, पूरा कैंपस का नज़ारा देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फैला हुआ है। तो इतना हॉस्टल पॉसिबल नहीं है सबको, और उसमें भी PhD के स्टूडेंट भी रहते हैं, MPhil के भी रहते हैं, कॉलेज के भी रहते हैं, और टीचर लोग भी रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये हॉस्टल वाला काम बहुत कम है, तो ये इन्हीं लोगों को मिलेगा। बट डोंट वरी, पास में बहुत सारे PG हैं, वो हॉस्टल जैसा ही फील देते हैं आपको, डिपार्टमेंट खुला रहता है, तो आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। तो ये थोड़ा हॉस्टल का प्रोसेस था, तो ज़्यादा को नहीं मिलता है। पर जैसे मान के चलो कि आप 370 सीटें हैं, तो 10 लोग मान सकते हो, इससे ज़्यादा तो 100% श्योर कि इससे ज़्यादा को हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट था जो आपके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहेगा कि यार हॉस्टल नहीं मिलता, तो यहाँ पे हॉस्टल अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। कट ऑफ वाले को मैंने थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि आप लोग थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो कि कट ऑफ। और इससे रिलेटेड एकदम क्लियरिफिकेशन आपको फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, उस दिन अपन एक वीडियो में और बात कर लेंगे। जिस दिन फर्स्ट लिस्ट आती है उस दिन बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। उस दिन ये भी क्लियर हो जाएगा कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, मतलब वो तो बता ही रखा है कि सेकंड लिस्ट कितनी रह सकती है। और उसमें ये भी पता लग जाएगा कि फर्स्ट लिस्ट के बाद जो सेकंड लिस्ट में आएगी, क्योंकि उसमें कितने लोगों ने छोड़ा ये पता लग जाएगा। और फर्स्ट लिस्ट आती है, आपको ये भी आइडिया लग जाएगी कि कितने स्टूडेंट ऐसे जिनके मार्क्स है ना, वो वेरिएशन आया है, कितने कितने मार्क्स है। तो फर्स्ट लिस्ट से बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। तो अभी 17 नवंबर आने वाली है, तो और बात कर लेंगे, पर मेरे अकॉर्डिंग यही फैक्टर रहने वाला है 17 नवंबर को भी, आपको और आपको पता लग जाएगा। तो अभी बढ़िया से रहें, और जो लोग ऐसा लग रहा है कि जिनके मार्क्स 90 प्लस हैं वो सुपर सेफ जोन में, तो उनके लिए मेरा एक ये सजेशन है कि आप सुपर सेफ जोन में हो, 90 प्लस वाले। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फील्ड थ्योरी पढ़ना चाहिए। फील्ड थ्योरी कहाँ से पढ़ना चाहिए, फील्ड थ्योरी से पहले से आपको रिंग थ्योरी पता होना चाहिए, बेसिक इसके पता होना चाहिए, आइडियल आपको पता होना चाहिए, आइडियल क्या होती है ये सब आपको पता होना चाहिए, सब रिंग सब रिंग ये सब। इसके लिए आप, मैंने एक ग्रुप में PDF डाल रखी है, खन्ना एंड भावरी वाली बुक है, जो किरोड़मल कॉलेज के प्रोफेसर हैं उन्होंने लिखी हुई है। तो वो बुक आप देख सकते हैं, हल्का हल्का टाइम जब भी मिलता है आप वो पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके डाउट सोल्व हुए होंगे। और कोई डाउट फिर भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।